गुड मॉर्निंग फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका इस उत्तर मुगल काल के वीडियो में। आप उत्तर मुगल काल के देख लीजिए। थोड़ा सा हम इसको जूमिंग को घटाते हैं। देखिए यहाँ पे आपको उत्तर मुगल काल का राजा दिख रहा है ना। इतना ही राजा आपका उत्तर मुगल काल में है। दिख गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये फ्रंट पेज पे हम ले आए हैं ऑडियो को। और ये मेरा ऑडियो एफएम जो चल रहा है मुगल सम्राट का सीरीज, आपको कैसा लग रहा है आप कमेंट करके बता सकते हैं। और आप देख एक बार यहाँ से आप कॉपी में पेन डाउन कर लीजिए। और आप जब भी मेरा वीडियो पढ़ते हैं, जब भी मेरा वीडियो आप पढ़ते हैं, है ना, तो आप एक काम करिए। आप वीडियो जो भी मेरा पढ़ते हैं, आप सबसे पहले मेरे वीडियो पे सीसी ऑन करके पढ़िए, क्योंकि सीसी ऊपर में यूट्यूब पे सीसी रहता है, वो ऑन कर लीजिए तो आपको हिंदी में साफ साफ वही चीज़ लिखाएगा जो हम बोलेंगे। और मेरा इवन जो शब्द मुंह से निकला वो इम्पोर्टेंट है, तो आप कोशिश कर सकते हैं यहाँ से आप थोड़ा नोट्स वगैरह बनाने का, क्योंकि उतना मतलब एडिट वगैरह का टाइम नहीं रहता है, थोड़ा सा हमको खुद का पढ़ना रहता है। तो और यूट्यूब पे वीडियो भी डालना रहता है, तो सब कुछ को मैनेज करने के साथ एक थंबनेल आपके लिए हम एटलीस्ट बना सकते हैं। थंबनेल हम डाल दिए, आप सभी राजा का नाम लिख लिए। अब हम आपको उत्तर मुगल के विषय में बताते हैं। पहले वाले सीरीज में हमने औरंगजेब तक तो देख लिया, और जो भी राजा का नाम है, जो भी राजा है, उनका शासनकाल का कब कब शासन किए हैं, अभी सब आपके फ्रंट पेज पे दे रखे हैं हम। तो उससे आप पढ़ लीजिए। एक बार उसको आप अच्छे से जूम करके याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा याद करने का चीज़ है, समझने का चीज़ जो भी था हम समझाएँगे, जो भी समझने का चीज़ है। जो थोड़ा बहुत याद करने का चीज़ है, तो उसको आप याद भी करते जाइए। और ये उत्तर मुगल काल की कहानी लगभग 11 शासक के विषय में स्टार्ट होगा। कितना शासक के विषय में? लगभग 11 शासक उत्तर मुगल काल में आएँगे। और जब बहादुर शाह सेकंड 1857 की क्रांति में अंग्रेज को अंग्रेज जब तक आएगा ना, जब तक अंग्रेज बहादुर शाह सेकंड को पराजित नहीं करेगा, बहादुर शाह सेकंड मुगल का अंतिम राजा है, 11वां नंबर पे है। और ये बहादुर शाह सेकंड 1837 से लेकर के 1857 तक मुगल के गद्दी पे बना रहता है, और महज 20 साल तक ये शासन करता है, और फिर इसको अंग्रेज से लड़ाई होता है। सब कुछ आपको खोल खोल के आगे पढ़ाएंगे। अंग्रेज से भी लड़ाई होता है, तो अंग्रेज ये बहादुर शाह को हरा देता है। और हरा देने के बाद फिर ये भी गेट आउट हो जाता है। और 1857 को जो क्रांति होता है, वो अंग्रेज के द्वारा कंप्लीट रूप से बहुत ज़्यादा लड़ाई होता है इन लोगों के साथ। और भी बहुत कुछ है, सब आधुनिक भारत जब आपको पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे। और जो केंद्रीय शासन रहता है मुगल का, वो चौपट एकदम हो जाता है, कंप्लीट रूप से खत्म हो जाता है। और जब ये बहादुर शाह हार जाता है, जब हार जाता है किससे? अंग्रेज से। तो हारने के बाद इसको रंगून एक नाम का जगह है, रंगून, यहाँ से क्वेश्चन कई विगत वर्ष में देखा गया है कि रंगून वाला जो क्षेत्र है, आखिर रंगून रंगून हिस्ट्री में क्या है? तो यही जो रंगून क्षेत्र है, यहीं पर बहादुर शाह सेकंड जो है ये भाग गए थे। मतलब इनको अंग्रेज ने भेज दिया गया था शुरू में, और रंगून में ही ये रहने लगता है। फिर अपना शासन क्षेत्र बहुत सीमित हो जाता है, शासन तो नामात्र का ही रहता है। और रंगून में ये अपना ठीक ठाक अपना जीवन को बिता रहा है, यही बहुत बड़ा बात है। जिंदा बचा हुआ है बहादुर शाह रंगून वाला क्षेत्र में, यही बड़ा बात है। क्योंकि वह 1857 की क्रांति में अंग्रेज से हार गया था, और वहीं पर इसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। 1707 की बात करें तो 1707 से लेकर के 1857 तक का जो गोल्डन पीरियड रहता है, वो गोल्डन पीरियड नहीं, उसको कह लीजिए नर्क वाला पीरियड। क्योंकि 1707 से पहले जब हमारे भारत में वर्ष पानीपत की लड़ाई कब हुई थी? 1526 में। तो 1526 से लेकर के 1707 तक का जो बीच में जो 10-15 साल वो जो सिरसा ले लिया था, उसको माइनस कर दीजिए। वो जो पीरियड रहता है वही मुगल का गोल्डन काल रहता है। 1526 से लेकर के 1707 के बीच में 10 साल 15 साल जो गोल्डन पीरियड हटा दीजिए, मुगल के लिए बस वही गोल्डन पीरियड के रूप में साबित होगा। बाद बाकी तो इधर तो उतना बढ़िया रहता ही नहीं है। 1707 के बाद तो ये डिक्लाइन होते 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 बहादुर शाह सेकंड तक पहुंचता है, और ये भी कंप्लीट रूप से पराजित ही हो जाता है। कहीं ना कहीं एक चीज जानिए कि अंग्रेज भी कमजोरी समझ गए थे। किसका? हमारे भारतीय राजा का। अंग्रेज को पता चल गया था कि ये भारतीय राजा कई टुकड़ों में बटा हुआ है, और जब तक ये लोग एकता एकता मतलब एकता इन लोगों का खत्म हो गया था। सब सेल्फिश हो चुके थे, सब चाहते थे हमसे लड़ने आएगा तब हम लड़ेंगे। मतलब वो यूनियन बना करके कोई लड़ना चाहते ही नहीं थे। कोई राजा चाहता था हम शासन करें एक पार्टिकुलर जगह पे, दूसरा राजा उसका टांग खींच के उसको नीचे गिरा देते थे।
भाई भाई को देखना नहीं चाहता था ये शासन करने उत्तराधिकार के क्षेत्र में। तो हुआ क्या कि साम्राज्य बिखर सा गया, पूरा भारत ना अलग अलग, कोई राजपूत अलग शासन कर रहा है, कोई सिख समुदाय का अलग शासन है, मराठा का अलग है, मुगल अलग कर रहा है। तो ये जो भारत है, एक तो बहुत बड़ा कंट्री भारत नहीं है, भारत भी ठीक ठाक कंट्री है जो इसका सीमा क्षेत्र था, तो उसमें ही कई अलग अलग शासन व्यवस्था एक भारत कंट्री के अंदर ही चल रही थी। यही सब चीज़ को अंग्रेज देख लेता है और अंग्रेज को समझ में आ जाता है कि देखने में बाहर बाहर से जितना मजबूत लगते हैं ना ये मुगल या फिर ये भारत, सब ये सब उतना है नहीं। ये भारत कई अलग अलग टुकड़ों में भारत बटा हुआ है। ये चीज़ अंग्रेज को अच्छे से समझ में आ जाता है और फिर अंग्रेज मन बना लेता है कि अब यदि कोई क्षेत्र जीतना है हमको, तो कंप्लीट रूप से ये भारत को जीत लेना है, कब्जा करना है। तो कैसे कब्जा करें? अंग्रेज लोग तो इतना इतना तादाद में उठ के आएंगे ही नहीं भारत। तो अंग्रेज दिमाग लगाते हैं कि भाई ये जो राजा लोग हैं इन लोगों को सबको आपस में लड़ा देते हैं। लड़ा देने के बाद जो बचेगा उसको हम हरा देंगे। यही नीति अंग्रेज का रहा है, फूट डालने वाला। इसका चुगली उसको करना, उसका चुगली उसका बात लेकर के उसको कर देना, उसका बात लेकर के उसको करना। यही काम अंग्रेज शुरू से ही करते आए हैं। अंग्रेज को समझ में आ गया था भारत में चार कोना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, चारों कोना को आपस में भिड़वा दो। तो फिर देखिएगा कि अंग्रेज लास्ट में कैसे बैटल ऑफ बक्सर होता है, बैटल ऑफ प्लासी होगा, हर एक युद्ध में अंग्रेज को कैसे सफलता पे सफलता मिलते जाएगी और आपको समझ में आ जाएगा कि अंग्रेज कितना दिमाग से ये भारतीय राजा को बुर्बक बना करके खुद लगभग 200 से 250 साल भारत के गद्दी पे बने रहे। चलिए हम आते हैं 1707 से लेकर के 1857 तक। ये जो मुगल का जो काल रहा है 1707 के बाद से लेकर के 1857 तक, ये मुगल का काल को हम उत्तर मुगल काल कहेंगे। ठीक, इसमें बहादुर शाह नाम के एक राजा आते हैं। मेरे फ्रंट पेज पे भी लिखा हुआ था बहादुर शाह प्रथम। ये 1707 से लेकर के लगभग 1712 ईस्वी तक शासन करते हैं। जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु होती है, उसके 3 पुत्र होते हैं। औरंगजेब के कितने पुत्र होते हैं? 3 पुत्र। उसमें से जो एक पुत्र था उसी का नाम था मुअज्जम, और ये अपने दोनों भाई को हरा देता है, लड़ाई करके पराजित कर देता है, क्योंकि ये तीनों भाई में भी जबरदस्त उत्तराधिकार का लिए लड़ाई हुआ था। हालांकि विगत कई प्रश्न हमने चेक किया तो हमको इनके तीनों भाई में उतना डिटेल से क्वेश्चन आता ही नहीं है, तो थोड़ा सा एलिमिनेट कर दिए हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं कि फ्रेंड्स सब कुछ जानना ही है। कब मुगल के औरंगजेब के तीनों बेटा का नाम जानिए कि क्या करोगे? आप पढ़ रहे हो मध्यकालीन इतिहास, पूरा मध्यकालीन इतिहास ढंग से पढ़ लोगे, यहाँ से 4 से 5 नंबर तक भी नहीं पूछे जाते हैं बीपीएससी में। तो 5 नंबर 4 नंबर के लिए आप उतना पागल की तरह एकदम घुस के नहीं पढ़ना चाहिए, है ना? थोड़ा स्मार्ट बनना चाहिए कि एकदम 4 नंबर कवर कर रहे हैं बीपीएससी में तो भाई पूरा एकदम मध्यकालीन पे ही पूरा जान लगा दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। आधुनिक इतिहास पढ़ेंगे जब वहाँ से 22 नंबर 23 नंबर के प्रश्न आते हैं, तो उस पे अगर थोड़ा सा गहराई से भी बात जाना जाएगा तो उसका बात अलग है। यहाँ पर थोड़ा सा चीज अलग है। तो चलिए हम उतना, हम औरंगजेब के 3 पुत्र थे, अब कौन कौन पुत्र थे उनके बारे में बताएंगे तो आप लोग एक्चुअली इतना डाटा आपके माइंड में हो जाएगा इतना ज्यादा, तो थोड़ा सा भूलने लगोगे। हाँ, लेकिन जो चीज इंपॉर्टेंट है वो सब कुछ हम बताएंगे, जितना भी इंपॉर्टेंट है उतना हम आपको बताएंगे। तो 3 पुत्र होते हैं, उसमें से एक पुत्र होता है मुअज्जम, और ये अपने दोनों भाई को क्या कर देता है? हरा देता है, और ये बहादुर शाह के नाम से प्रसिद्ध हो जाता है और बहादुर शाह के नाम से राजा बनता है। मात्र 5 साल ये लड़का जो बहादुर शाह है, ये औरंगजेब का बेटा है, और ये अपने दोनों भाई को हरा करके राजा बनता है बहादुर शाह, और मात्र 5 साल ये गद्दी पर बना रहता है, गद्दी का सुख भोगता है। कितना साल? मात्र 5 साल। फिर 1712 में इसकी मृत्यु हो जाती है। मात्र 5 साल ही शासन कर पाया भाई। अब आपके मन में ये घुस गया होगा कि 5 साल का ही कर पाया, करना तो चाहिए इसको अपने पिता जो औरंगजेब उसके तरह 50 साल शासन। तो देखिए इसके हुआ क्या था। एक्चुअली ये 5 साल ही क्यों शासन कर पाया, एक्चुअली इसका कारण क्या था। तो एक साहेब बेखबर नाम की जाति थी। क्या नाम थी? साहेब बेखबर। उसी में से एक खफी खान थे। तो खफी खान द्वारा जो नाम दिया गया ये साहेब बेखबर, ये साहेब बेखबर कौन थे? तो ये देखिए एक्चुअली पहले कहानी समझिए कि लगभग 5 साल जो है ये शासन किया। कितना साल? 5 साल। उसे साहेब बेखबर इतिहासकार बुलाए।
कौन बुलाए? साहे बेखबर किसको? बहादुर शाह को। क्यों बुलाए? क्योंकि ये मात्र 5 साल शासन किया, इसीलिए इसका नाम साहे बेखबर इतिहासकार के द्वारा पुकारा गया। और कौन इतिहासकार थे? तो खफी खान थे। हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर आपका? खफी खान के द्वारा नाम दिया गया इसे साहे बेखबर। अरे भाई 5 साल का शासन, इतना लड़ाई झगड़ा करके 5 साल। अभी हम इतना पढ़ लिख रहे हैं और 5 साल मतलब कोई नौकरी करेगा तो उतना मेहनत करने का मन करेगा? अभी आप आर्मी के दौर में कहता है अग्निवीर में मात्र 4 साल, तो लड़का लोग तैयारी करना छोड़ दिया है कि भाई 4 साल के लिए कौन कितना जान लगाएगा, फील्ड में जाएगा, दौड़ेगा, एग्जाम देगा, फिर उसको जॉब लगेगा 4 साल के लिए, मोटिवेशन डाउन रहता है। तो वही चीज़ है, देखिए ये जो बहादुर शाह है ये लगभग इतना मेहनत करके अपने दोनों भाई को पराजित करते हैं और फिर राजा बनते हैं। और ये मात्र 5 साल ही शासन करेंगे, ये कोई अच्छा न्यूज़ नहीं है, लेकिन ये 5 साल ही शासन कर पाते हैं, इसीलिए इनका नाम साहे बेखबर दिया गया है। अब आप कहेंगे किनके द्वारा दिया गया है? तो खफी खान के द्वारा दिया गया है। ये चीज़ याद रखिए, यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब आता है इसका मतलब भाई लोग, जहांदार शाह। वो राजा बन जाता है कब? 1712 ईस्वी में। और 1712 से 13 ईस्वी में मात्र 1 साल का शासन, छोटा-सा शासन। बताइए 1 साल का शासन। इसको ना मुगल वाले जो भी मंत्री लोग थे, इसको लंपट कह के पुकारते थे। बोले ये मूर्ख लग रहा है भाई, ये जहांदार शाह को बुद्धि नहीं है, ये फैसला लेने में गंभीरता इसमें बिल्कुल नहीं है, हँसते रहता है। सेकेंडरी चीज़ क्या है कि इसके पास मतलब जो टाइम ऑफ़िशियली काम में देना चाहिए, उसमें नहीं व्यतीत करके इधर-उधर में जहांदार शाह बहुत रहता है। और नटखट बच्चा की तरह ये करते रहता है दरबार में। इसको लंपट मूर्ख शासक कह के पुकारा गया इतिहासकार के द्वारा। ये जहांदार शाह बिल्कुल लगता ही नहीं था मुगल वंश का ये लड़का है, ये लंपट मूर्ख की तरह कर रहा है। इसीलिए लंपट मूर्ख शासक यदि मुगल साम्राज्य में किसी को पुकारा गया तो उसका नाम था जहांदार शाह, जिसने मात्र 1 साल का शासन किया, 1712 से लेकर के 1713 ईस्वी तक मात्र 1 साल का शासन किसने किया? जहांदार शाह ने। और फिर समझ लीजिए कि मात्र एक कहा ऐसा जाता है कि इसका सारा शासन जो छीना गया, किनके द्वारा पता है? इनका सारा शासन जो छीना नहीं गया, छीना थोड़ी जा सकता है। मतलब कह सकते हो आप कि इनका जो शासन है, वो ये जहांदार शाह ना खुद करते नहीं थे। और इनका सारा शासन वाजिर, जो इनके पद, वाजिर बहुत बड़ा पद होता है मंत्री लेवल का, वही चलाया करते थे। इसको लंपट मूर्ख समझते थे, ये मूर्ख शासन खुद से चलाता भी नहीं था, अपना फैसला इसको लेने का बुद्धि दिमाग नहीं था, ये शासन कुर्सी पर तो बैठ गया मतलब बेवकूफ़ की तरह। और इसका टोटल शासन का कार्य कौन करता था? इनके ही वाजिर करते थे। अब इसके बाद आता है फारूक शियर। कौन आता है? फारूक शियर। अब आप कहेंगे भाई ये फारूक शियर कब से कब तक राजा था? तो फारूक शियर 1713 से लेकर के 1719 तक गद्दी पर बैठता है। और ये भी लगभग 1717 में कंपनी को विशेष अधिकार दे देता है कि आप आइए भारत में आराम से बिजनेस कर सकते हैं। और आप मतलब अलग-अलग लेवल का अधिकार भी दे देता है। कंपनी भी खुश हो जाता है फारूक शियर के ये दरिया दिल से। बोला भाई साहब, मुगल के ये राजा जो फारूक शियर है ना, आज अंग्रेज का दिल जीत लिए। मतलब अंग्रेज को विशेष अधिकार दे दिया गया। ये फारूक शियर के द्वारा एक विशेष अधिकार दिया गया, जिन्होंने लगभग 1713 से लेकर के 1719 तक गद्दी पे बने रहे। और जब ये अंग्रेज को विशेष अधिकार देते हैं ना, तो इसको इस कारण से मतलब बहुत घृणित कायर के रूप में देखा जाने लगा। मतलब घृणित कायर इनको कहा गया, घृणित कायर का नाम दिया गया। और सैयद बंधु आते हैं, जिसे हम राजपूतों के निर्माता भी कह सकते हैं। ये संयुक्त बंधु कौन है? राजपूतों के निर्माता, यानी बादशाह निर्माता जो हैं, इनके दो राजा हैं बादशाह निर्माता के, जो सैयद बंधु है ना। आप फिर से सुन लीजिए। पहले घृणित शासक पहले एक देखिए, भूलिए मत। पहले घृणित कायर किसको पुकारा गया इतिहासकार के द्वारा? तो पुकारा गया किसको? फारूक शियर को। क्यों पुकारा गया? क्योंकि भाई ये ब्रिटिश को पागल की तरह इतना अधिकार दे दिया। पहले ब्रिटिश ब्रिटिश को ये मुगल नचाते थे अपने उंगली पे। पहले जो औरंगजेब था, इन लोगों का हुक्म चलता था दरबार में। उससे पहले जो राजा थे, उन लोगों का दरबार में गजब हुक्म चलते रहता था। लेकिन ये जो है, ये क्या नाम है, फारूक शियर, ये क्या करे कि विशेष अधिकार दे दिए किसको? ब्रिटिश को। तो ब्रिटिश एकदम
खुली आसमान में उड़ने लगे। आप तो भाई ये अपना टैक्स डिसाइड करते थे कितना देना है, क्या करना है, नहीं करना है। बहुत सारा ऐसा फैसला था जो ब्रिटिश खुद लेने लगे। तो बहुत बड़ी बात है कि भाई इतना अधिकार, आप मेरे घर में मेहमान बन के आइएगा रहने के लिए, अब हम आपको इतना अधिकार दे दें कि आप मेरा गोदरेज खोलिए, पैसा ढूंढिए, जितना पैसा चाहिए निकाल के खर्च करिए, ये करिए वो करिए। तो समझ रहे हैं ना कितना बड़ा बात होने लगता है कि आपको हम अगर खड़ा रहने का जगह देंगे तो आप सुतना चाहिएगा, आपको हम सोने का जगह दे देंगे तो आप उसमें अपना घर बनाना चाहिएगा। तो वही हाल अंग्रेज के साथ हो गया कि जो मुगल के पहले वाले शासक इसको खड़ा रहने का स्थान नहीं दिए थे, तो ये सोना चाहा। अब सोने का जब जगह दे दिया राजा लोग, तो ये माथा पर चढ़ के नाचना चाहा। और जब ये वो माथा पर चढ़ के नचा रहा था, तब चाहा कि इसके माथे पे घर बना लेते हैं। यही अंग्रेज के मन में था कि अंग्रेज को जगह मिलते गया, वो पूरा फायदा उठाते चला गया। ये फारूक सियर आकर के पगला, तो ये और चौपट कर दिया। ये फारूक सियर तो एकदम खत्मे हो गया एकदम मुगल का। इसलिए इसको इतिहासकार कहते हैं ये घृणित से कम नहीं है, ये बहुत खत्म इंसान हो गया ये मुगल का बर्बादी का सबसे बड़ा जरिए यही फारूक सियर है। यही फारूक सियर उत्तर मुगल काल में दिखेगा, यही फारूक सियर है। सबसे खत्म हो गया ये फारूक सियर। एक सैयद बंधु भी आएंगे बाद में, उनके बारे में पढ़ाएंगे। सैयद बंधु जो आते हैं, एक्चुअली ये सैयद बंधु कौन रहते हैं, तो ये दो भाई रहते हैं। तो पहला भाई कौन है, रफी उद दरजात, और दूसरा रफी उद दौला, ये दोनों हैं। तो ये जो सैयद बंधु हैं, यानी बादशाह निर्माता, इनके दो राजा बने। पहला रफी उद दरजात और दूसरा रफी उद दौला। हालांकि रफी उद दरजात फरवरी में राजा बनते हैं। कब बनते हैं, फरवरी में राजा। ये फरवरी का महीना कब, 1719 में फरवरी में ये राजा बनते हैं। और इनकी मृत्यु फरवरी में ये राजा बने, लेकिन जून में भाई साहब इनकी मृत्यु हो गई। भाई साहब रबी उद दरजात की मृत्यु जून में हो गई। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून 4 से 5 महीना में ही ये शासन किए मुगल के गद्दी पे, फिर इसकी मृत्यु हो जाती है। अब आप सोचेंगे अब भाई ये 4-5 महीना में ही मृत्यु क्यों हो गया, तो एक्चुअली बात क्या था कि इसको टीबी का बीमारी था, और टीबी के बीमारी के कारण इसका निधन हो जाता है, जिसके वजह से रफी उद दरजात को अपना गद्दी छोड़ना पड़ जाता है। अब मर गया तो क्या छोड़ना, क्या छूटिए गया, खत्म कहानी। जिंदा रहेगा आदमी तब ना भाई आपका काम करेगा, अब जिंदे नहीं तो काम घंटा करेगा। दूसरा नंबर पे राजा है रफी उद दौला, ये भी 1719 में ही राजा बनते हैं, रफी उद दौला। अब इनको तपेदिक का बीमारी था, ये भी बड़ा खतरनाक बीमारी है। एक भाई को टीबी है, दूसरा को तपेदिक। तपेदिक भी बहुत खतरनाक बीमारी होता है भाई, पेट का। अब इसको भी बीमारी था, ये भी राजा 1719 में बन गया। तो जब ये राजा बन गया तो अब राजा तो बन गया ये 1719 में, तो जून में राजा बना, और बीमारी इसका पेट का बढ़ते गया, पेट उठ फूलने लगा। हाँ, तपेदिक भी बहुत खतरनाक बीमारी है भाई साहब, इंटरनेट पे चेक कर लीजिए, बहुत खतरनाक बीमारी होता है। और फिर इसका पेट में पागल की तरह पीड़ा होने लगा, दर्द उठ गया, दर्द से छिलमिलाने लगा ये। मतलब रफी उद मतलब क्या ही बोले आपको, दोनों राजा का तो एक ही हाल था, ये दर्द से बड़ा छटपटाने लगा। इसको कौन सा बीमारी हो गया था, तपेदिक का। रफी उद दौला को कौन सा बीमारी हो गया था, तपेदिक का बीमारी हो गया था। इसका पेट फूलने लगा, पेट में दर्द हो गया, पीड़ा आ गया, पूरा एकदम कष्ट हो गया इसके पेट में। और ये जून में राजा बना था। अब आप उतना डिटेल में मत जानिए, 6 जून को राजा बना था। कब बना था, 6 जून को राजा बना था। और फिर 17 सितंबर में ये मर जाता है, 1719 में ही इसका भी गेम खत्म। ठीक, ये मर जाता। मरने के बाद क्या इसका हिस्ट्री, क्या ज्योग्राफी, क्या पढ़ाएं इसके बारे में, जब खत्म हो गया तो कहानी खत्म। मे भी क्वेश्चन यहाँ से जो बनेगा तो इसका शासनकाल वगैरह पूछ सकता है, ये कैसे मरा, यही सब पूछेगा। क्योंकि अब ये सब कोई वैसा भाई विशेष काम करेगा तब ना इसके बारे में आपको बताएंगे। ये थोड़ी बीबी का मकबरा बनवा दिया। हाँ? वो तो औरंगजेब बनवाए थे, तो उसका बात खत्म करिए। ये कुछ बनवावे तब तो इसके बारे में कहें। ये 4 महीना 5 महीना ढंग से शासन नहीं किया, अभी तो पकड़वे गया था, अभी तो अपना मतलब अड्डा जमाना ही शुरू किया था मुगल के अंदर, ये मर गया। इस दोनों भाई का यही स्थिति हो गया, समझ रहे हैं ना। तो समझिए कि कितना ही लोग, मतलब 4 महीना 5 महीना 10 महीना के अंदर लगभग दोनों भाई टपक गया। तो मे भी यहाँ से क्वेश्चन जो भी बन सकता है वो हम आपको पढ़ाए ही। दो राजा का शासनकाल किन दो राजाओं के बीच आ सकता है, ये क्वेश्चन आपको बन सकता है।
कि दो राजा का शासन काल बहुत छोटा था और किन दो राजाओं के बीच इनका शासन काल रहा है। ये क्वेश्चन आपको आ सकता है विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि दो राजा का शासन काल किन दो राजाओं के बीच में आया था। ये क्वेश्चन काफी वीपीएससी में देखा गया है। और आप बात करते हैं महमूद शाह की, जिनकी शासन काल 1719 से लेकर के 1748 तक है। और ये जो महमूद शाह के काल में मुगल वंश टूटने लगता है, बिखरने लगता है। मुगल वंश के जो क्षेत्रीय क्षेत्र हैं, जो भी क्षेत्र हैं, कंप्लीट रूप से वो बाहर निकलने लगते हैं। मुगल बर्बाद के गति पे आने लगता है। किसके टाइम पे? मोहम्मद शाह के टाइम पे एकदम मुगल बिखरने लगता है, मुगल टूटने लगता है। मुगल का मतलब सीमा क्षेत्र बड़ा नहीं, अब सत्ता सीमा क्षेत्र छोटा होने लगता है। मान लीजिए कि हम पूरे बिहार पे शासन करते थे, घटा घटा के खगड़िया और बेगूसराय पे शासन कर रहे हैं, तो अपना सीमा क्षेत्र क्या किए? घटा लिए। पहले तो मेरा दबदबा पूरा बिहार के कोना कोना में था, अब घट के खगड़िया बेगूसराय में आ गया। फिर जो नेक्स्ट शासक आएंगे वो आ जाएगा सिर्फ खगड़िया पे आप शासन कर रहे हैं, और घटा देंगे तो अब खगड़िया से घट के आप आ जाएंगे खगड़िया के शहर वाले इलाका पे शासन कर रहे हैं, घट के आप आ जाएंगे मोहल्ला पे शासन कर रहे हैं। पता चलेगा आप समीर नगर या फिर चित्रगुप्त नगर पे ही शासन कर रहे हैं, और घटेगा तो पता चलेगा दो मकान पे ही शासन कर रहे हैं। यही स्थिति मुगल का होते चला गया, और इसका जो क्षेत्र था वो घट घट के तनिक हो गया। इतना तनिक हो गया कि लास्ट में मुगल को भागना पड़ा, और वो एक लात मार के भगाया कौन? तो ब्रिटिश था। ब्रिटिश का तो ही खेल था। और देना विशेष अधिकार, भाई विशेष अधिकार तो तुमको छकड़ी छोड़ा के धर देगा। जीवन में विशेष अधिकार देता है वो भी हमारे दुश्मन को। यही मुगलिया बुद्धि लोगों का जो है ना घुटना में था, समझ लीजिए। मुगल वंश के क्षेत्र, जो भी क्षेत्र से मतलब क्षेत्र कहीं ना कहीं बाहर निकलने लगते हैं इसी मोहम्मद शाह के समय में। अब हम कुछ क्षेत्र देखेंगे और उनके संस्थापक के नाम भी पढ़ेंगे। ठीक, यहां से भी क्वेश्चन निकल के आएंगे, जहां जहां से क्वेश्चन लाएंगे उतना ही पढ़ाएंगे, एक्स्ट्रा कुछ नहीं। जैसे बंगाल था, तो बंगाल टूटकर क्या हो गया? अलग हो गया। इवन उत्तर प्रदेश भी अब टूटना शुरू हो गया। उत्तर प्रदेश में अवध वाला जो क्षेत्र था वो भी टूटकर अलग होने लगा। हैदराबाद टूटकर बिल्कुल अलग होते जाते दिख रहा था। हैदराबाद भी टूटते ही जा रहा था अलग अलग टुकड़ों में। अवध भी टूट रहा था। उधर बंगाल में भी कई शासक निकल के आ रहे थे, बंगाल भी अलग हो गया था, अपना सेपरेट शासन। ये सब पहले मुगल में ही थे। ये जो आप देखते हैं ना, बंगाल, उत्तर प्रदेश, हैदराबाद, ये सब मुगल में ही मिले हुए थे। लेकिन ये जो आपका शासक आते हैं, भाई साहब फारूक सियर नहीं, मोहम्मद शाह, बर्बाद करके धर देते हैं, बर्बाद। बंगाल अपना शासन क्षेत्र बना लिया जो कि मुगल में ही था। उत्तर प्रदेश भाई अपना शासन क्षेत्र बना लिया। उत्तर प्रदेश में भी अवध वाला क्षेत्र अपना शासन अलग कर लिया। ठीक है, हैदराबाद भी था, वो भी अपना बोला भाई ठीक है हम अपना अलग हो जाते हैं, हम मुगल वुगल में नहीं रहेंगे, वो भी अपना शासन क्षेत्र अलग बना लिया। और टूटने लगती है, और टूटते टूटते भारत कई टुकड़ों में बंटते हुए दिखता है। और जो ये सब अवध वाला क्षेत्र बन रहा है, बंगाल वाला क्षेत्र बन रहा है, ये आपका हैदराबाद, ये सब का स्थापना कौन करता है? यहाँ से भी क्वेश्चन निकल के आते हैं। एक्चुअली ये मुगल से अलग तो होता है, एक्चुअली अलग तो हो जाता है, लेकिन यहाँ से राजा कौन कौन बन बन के अलग, मतलब कौन कौन राजा, बंगाल के राजा नए बनते हैं, नए राजा उत्तर प्रदेश के कौन बनते हैं, हैदराबाद के नए राजा कौन बनते हैं, यहाँ से प्रश्न आता है। क्योंकि पहले तो सब मुगल में था, लेकिन जब अलग होते गया तो कौन कौन इसको लीडरशिप के रूप में देख रहा था। एक्चुअली बंगाल का राजा कौन बन के आता है, उत्तर प्रदेश का राजा कौन बन के आता है, हैदराबाद का नया राजा कौन बन के आता है, यहाँ से भी सवाल आते हैं। तो अगर हम अवध की बात करें तो अवध का जो निर्माण है वो शहादत खान, और शहादत खान के द्वारा अवध वाला क्षेत्र को अलग कर लिया गया। भाई एकदम अलग, बोला अब हम मुगल वगल में सटेंगे नहीं, मुगल से अलग हो जाओ। ये शहादत खान। और उस समय बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश एकदम एक था। उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और उड़ीसा, उत्तर प्रदेश तो साइड था, उसको अलग करिए। बिहार, बंगाल और उड़ीसा एक ही क्षेत्र में था, एकदम मिला हुआ था, और ये तीनों भी टूट गया। बंगाल वाला क्षेत्र के निर्माण कर्ता कौन थे? तो मुर्शिद कुली खान थे। मुर्शिद कुली खान थे, ये बंगाल वाला क्षेत्र को लेकर के भाई अलग हो गए, और इनके द्वारा ही अलग स्थापना बंगाल का किया गया। हैदराबाद जो था,
अगर हैदराबाद की अगर हम बात करें, तो हैदराबाद को मुगल जो था ना, वो पहले हैदराबाद मुगल में ही था, लेकिन मुगल से अब अलग किया गया हैदराबाद को भी। तो एक चिंक्लिज खान थे हैदराबाद में। कौन थे? चिंक्लिज खान, जिसने निजाम उल मुल्क के नाम से भी फेमस थे। निजाम उल मुल्क के नाम से भी यही चिंक्लिज खान फेमस थे। और ये भी बोले कि भाई अब हम भी अपना घर लेकर के हैदराबाद लेकर के अलग हो रहे हैं। कोई बोला हम बंगाल लेके अलग हो रहे हैं, कोई बोला हम बिहार लेके अलग हो रहे हैं, कोई बोला हम उत्तर प्रदेश अवध वाला क्षेत्र लेके अलग हो रहे हैं। और सब कुछ को कमर पे हाथ दे करके कौन खड़ा होके देख रहे थे? मोहम्मद शाह। बोले आप लोग ऐसे करिएगा तो कैसे शासन क्षेत्र हम चलावेंगे? आप ही बताइए। एक तो ऐसे हम अपना टेंशन में जी रहे हैं, आप लोग सब ऐसे मिलके कर रहे हैं, भाई लूट गए हैं हम पर। मोहम्मद साहब परेशान हो गया कि आप लोग सब अलग हो रहे हैं, ऐसे अच्छा लगता है? हम सब साथ में खाना बनाते थे, तो हमको काम करने का मन नहीं हो रहा था, हम आपसे काम करवा लेते थे। नहीं होता? आप लोग अगर लड़की हो तो आप लोगों की, अरे हम बोलते हैं कि पहले जॉइंट फैमिली था, है ना? आप थोड़ा सा अब हटो पढ़ाई लिखाई से, पहले जॉइंट फैमिली और न्यूक्लियर छोटा छोटा, अभी हम लोग, अभी हम हैं, मम्मी है, पापा हैं, तो हम लोग एक फैमिली है। तो हम लोग का खुद मम्मी को तो खाना बनाना पड़ता है, लेकिन अगर मेरी मम्मी, बड़ी मम्मी लोग जो है, सब लोग साथ में रहते तो खाना एक ही जगह बनता और खर्चा भी थोड़ा घट जाता और मजबूती भी रहता, है ना? अगर मान लो सभी जन मिल के 5-5 हज़ार रुपया भी देते तो भी खाना पीना हो जाता। लेकिन अब क्या है, अब अलग से एक घर चलाने में 20-25-30 हज़ार रुपया खर्च हो ही जाता है। तो खर्च बढ़ गया, 4 परिवार अलग-अलग चूल्हा जोड़ा तो चारों का खर्च बढ़ गया। चारों अपना शासन चलाने में बिज़ी है। तो घर को हमेशा जोड़ के रखना चाहिए, टूटने नहीं देना चाहिए। जितना एकता में बल है, उतना तोड़ने में मतलब कमज़ोर लोग हो जाते हैं। तो ये जो मुगल था, ये टूटते चला गया और कमर पे खड़ा रह के देखते रह गया मोहम्मद शाह, लेकिन बेचारा चाह के भी कुछ नहीं कर पाया। अगर कुछ करता तो मुर्शिद कुली खान या फिर अवध के निज़ाम शहादत खान मुँह कान थकुच के लाल कर देते उसका, मुगल वाला का। कुछ नहीं कर पाया। आप समझ लीजिए कि कितना बड़ा ये सब पागल हो चुका था। ये बस कमर पे हाथ रख के खड़ा होके खाली लीला देख रहा था चिनकलिज खान का, कि कैसे भाई वो सब अपना हैदराबाद वाला क्षेत्र को लेके अलग हो गए हैं, अलग घर बसा रहे हैं और हमको चुपचाप अकेला छोड़ रहे हैं। तो यही सब हो रहा था कहानी, समझ लीजिए। और क्या ही इतना खुल-खुल के बोलें। चिंगकिज़ खान जो हैं, वो निज़ाम उल्क मुल्क से फ़ेमस है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। और कर्नाटक को मुगल से अलग करने वाला जो व्यक्ति था, शहादुत्तुल्ला खान। कर्नाटक बोला भाई हम भी मुगल के साथ नहीं रहेंगे, मुगल का अगला-पगला शासक के साथ हम लोग रह कर के बर्बाद हो गए हैं। भाई हम मुगल-वुगल के साथ रहने वाले नहीं, हम भी अपना घर अलग बनाएँगे, हटाओ, हम खुद अपना शासन करेंगे। ये भी मुगल से कट के अलग हो गया। हैदराबाद अलग, बंगाल अलग, अवध अलग, बिहार सब तो अलगे हो गया भाई। सब अपना-अपना चूल्हा जोड़ लिया अलग-अलग। अभी भी तो अलगे है। बिहार का सीएम नीतीश कुमार ये अपना अलग घर चला रहे हैं। उत्तर प्रदेश का सीएम योगी आदित्यनाथ वो अपना घर अलग चला रहे हैं। दिल्ली का सीएम केजरीवाल, उसी प्रकार से अलग-अलग शासन सब लोग चला रहे हैं अपना-अपना राज्य में। पहले मुगल के समय भी ऐसा ही हो गया था, लेकिन अभी तो हमारे नरेंद्र मोदी सब पे शासन तो कर रहे हैं ना भाई, प्रधानमंत्री के पद पे हैं नरेंद्र मोदी। अभी हमारा जितना भी राज्य टूटा हुआ है, सबको सबको तो नरेंद्र मोदी अपना हुकूमत चला सकते हैं, संविधान बन गया है, दबदबा है। बिहार में भी नरेंद्र मोदी चाहेंगे तो केंद्र सरकार का अपना दमखम दिखा सकते हैं, नीतीश कुमार को डाँट फटकार सकते हैं। है कि नहीं? नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के अधीन है कि नहीं? एक प्रधानमंत्री के अधीन है कि नहीं मुख्यमंत्री, है ना? लेकिन उस वक़्त ये मोहब्बत जो जो आपका मोहब्बत खान था, ये कुछ नहीं कर पा रहा था। ये चुपचाप खाली देख रहा था। आप विश्वास करिएगा कि मोहब्बत खान मुगल का मेन शासक, ये कुछ नहीं देख रहा था। कर्नाटक अलग, हैदराबाद अलग, ये अलग, वो अलग, सब अलग हो गया भाई। मुगल से सब अलग हो गया। मुगल एकदम मुगल बेचारा बचा अकेला, मेले में तो खाया केला, ये स्थिति हो गया था। मुगल छोटा ही हो गया भाई, सब अपना-अपना घर अलग बना लिया। कर्नाटक भी अलग हो गया मुगल से। और कर्नाटक किनके द्वारा अलग हुआ, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो एक नाम, बहुत बड़ा नाम है, सादुतुल्ला खान, सादुतुल्ला खान। और ये चारों ही मोहम्मद खान के समय में ही अलग हो चुके थे। ये चारों पांचों जितना भी अलग हुआ है ना, ये सब किनके शासनकाल में अलग हुए थे? मोहम्मद खान के ही समय में अलग हुए थे। आपको मुगल के जो भी चैप्टर पढ़ा रहे हैं, मुगल के
जितना भी पढ़े हैं, सब सेपरेट कर करके सबका हिस्ट्री अलग अलग है। हालांकि इतना डेप्थ से डिटेल नहीं आएगा, लेकिन अभी हम जो है सब आपको अलग अलग करके पढ़ा देंगे। चलिए, जैस मतलब जो भी क्वेश्चन अलग अलग से पूछा जाता है ना, जो भी अलग अलग राज्य बस गया था, हैदराबाद, कर्नाटक, अवध, बंगाल, जो भी टूटा था अलग अलग, कौन कौन इसका प्रतिनिधित्व कर रहा था, कौन कौन नया नया राजा बना था, कौन कौन अपना अपना घर लेके अलग हो गया। जिस प्रकार से सादुतुल्ला कर्नाटक को लेके अलग हो गया, चिनकिलीज हैदराबाद को लेके अलग हो गया। तो इन लोगों के विषय में जो भी डिटेल्स बातें होगा सब आपको हम खुल खुल के बताएंगे, पढ़ाएंगे। और यहाँ से भी यदि ये कोई क्वेश्चन आता है तो भगवान करे वो आपसे बन जाए। एक एक नंबर से सिलेक्शन रुकता है, विद्यार्थी रोते हैं एक एक नंबर से, तो कुछ छूटे नहीं, अभी ही हम वो दर्द को भर सकते हैं। आई हैव ए गोल्डन अप, अभी ही मौका है, अभी भी आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप उस दर्द को आप भर सकते हैं। औरंगजेब के मरने के बाद उनके 3 पुत्र थे। कितने पुत्र? 3 पुत्र। अब हम यहाँ से नाम बताएंगे। पहला पुत्र मुअज्जम, दूसरा पुत्र आजम और तीसरा पुत्र कामबख्श। ये तीनों पुत्र थे। हालांकि ये तीनों जो थे, वो औरंगजेब जो था वो चाहता था कि हमारा तीनों लड़का को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मिले, सबको बराबरी का हिस्सेदारी मिले। और एक्चुअली ये औरंगजेब चाहा था कि हम अपने तीनों पुत्र से बड़ा प्यार करते हैं, हमारे लिए तीनों बच्चा मेरा बराबर है, तीनों भाई बराबर है, तीनों को अपना अपना बराबर का जमीन मिल जाना चाहिए। कोई हैदराबाद और कर्नाटक पकड़ ले, कोई अवध बंगाल पकड़ ले, कोई बिहार और उत्तर प्रदेश पकड़ ले। यही चाहता था औरंगजेब कि एकदम बराबर का हिस्सेदारी देंगे, सब अपना अपना शासन करेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपस में युद्ध युद्ध वगैरह नहीं होगा, सब लोग अपना आराम से शासन करे। लेकिन भाई आपस में तो भाई मानने वाले थे नहीं, उनको तो प्रधानमंत्री बनना था, उसको तो पूरा भारत चाहिए था। जिसको प्रधानमंत्री का लालच लग गया, जिसके लार टपक रहा है कि हमको बनना है प्रधानमंत्री, उसको कहाँ से मन लगेगा कि हमको एगो बिहार एगो उत्तर प्रदेश संभालने दे दिया है, हमको एगो कर्नाटक एगो हैदराबाद संभालने दे दिया, कहाँ से मन लगेगा आप खुद सोचो। तो ये जो चीज है ना, ये लीडरशिप की भावना ये तीनों भाई के अंदर में घुसा हुआ था। बोला मार देंगे, दोनों को मार देंगे, लेकिन बनेगा तो कोई एक एगो शासक। जिस प्रकार से औरंगजेब पूरे भारत पे शासन किया लगभग, हम भी वैसे ही करना चाहेंगे। हालांकि औरंगजेब के समय ही उत्तर भारत देखिए क्या आवारा की तरह बन गया था, अलग हो गया था। वहां भी छोटे छोटे शासक बनने लगे थे उत्तर भारत में, ये अपना पकड़ के रह गया दक्षिण भारत। तो वही बात हो जाता है। तो यहाँ पे अभी हम देखेंगे कि जो मुअज्जम था, आजम था, कामबख्श था, ये तीनों भाई आपस में लड़ाई करेंगे, अभी धमस के लड़ेंगे, और उसमें से कोई एक बादशाह होगा और आपस में खूब युद्ध लड़े। और कहा जाता है कि मुअज्जम ने 2 युद्ध लड़ा और सफल भी हो गया दोनों बार। दोनों बार एक भाई से लड़ा और दोनों बार मुअज्जम क्या हो गया? सफल हो गया। और फिर होता क्या है कि जब ये सफल हो गया तो गद्दी पर बहादुर शाह के नाम से फेमस हुआ और गद्दी भी प्राप्त किया। कौन? मुअज्जम। मुअज्जम जीत गया। किसको किसको हराया था? तो आजम को हराया था। एक बार आजम से युद्ध लड़ा, उसको हरा के भगा दिया। दूसरा बार कामबख्श से लड़ा, कामबख्श भी हार गया। तो राजा कौन बना? मुअज्जम। और मुअज्जम जब गद्दी पे बैठता है तो बहादुर शाह के नाम से फेमस होता है यह बंदा। और कहा जाता है कि यह गद्दी पर बैठने के साथ बड़ा खुशी से अपना राज्याभिषेक वगैरह करवाया था। और इन्होंने जब गद्दी पे बैठता है तो इनका फर्स्ट युद्ध जजाऊ का युद्ध लड़ा गया। बहादुर शाह जब गद्दी पे बैठते हैं तो इनका जो पहला युद्ध था वो जजाऊ का युद्ध लड़ा गया था। और कहा जाता है कि आगरा के पास में जो आगरा वाला क्षेत्र है, जिसने अपने भाई आजम को पराजित किया था, कौन वाला क्षेत्र में? ये आगरा वाला ही क्षेत्र में, जहां पर ये अपने भाई आजम को पराजित किया था। कौन सा युद्ध में? जजाऊ का युद्ध में ये अपने भाई आजम को क्या किया था? पराजित किया था। कौन सा युद्ध में? जजाऊ का युद्ध लड़ा गया था। 1 मिनट। ये जो जजाऊ का युद्ध है ना, ये अपना पहला युद्ध जजाऊ का युद्ध लड़ा। किसको हराने के लिए? तो अपना पहला भाई आजम को हराने के लिए ये मुअज्जम पहला युद्ध लड़ा, जजाऊ का युद्ध। ये प्रश्न आएंगे। और उसने दूसरा युद्ध जो लड़ा वह बीजापुर का युद्ध था। कौन सा युद्ध था? बीजापुर का युद्ध था। अब बीजापुर कहाँ पड़ता है? तो दक्षिण भारत में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है बीजापुर? दक्षिण भारत में। वहीं पे युद्ध लड़ा था और उसने इस प्रकार से अपने दोनों भाई को अलग अलग जगह हराया। कामबख्श को कहाँ पे हराया था? तो बीजापुर वाला क्षेत्र में। यहाँ से प्रश्न आएंगे। आजम को कहाँ पे हराया था? तो जजाऊ वाला क्षेत्र में। यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। अपना पहला युद्ध ये कहाँ लड़ा? तो जजाऊ वाला क्षेत्र में।
मुअज्जम अपना पहला युद्ध कहाँ लड़ा? तो जजाऊ वाला क्षेत्र में। मुअज्जम अपना दूसरा युद्ध कहाँ लड़ा? तो दक्षिण भारत के क्षेत्र में। दक्षिण भारत में कहाँ लड़ा? तो बीजापुर के क्षेत्र में। ये अपने दूसरे भाई को हराया, उसका क्या नाम था? तो उसका नाम कामबख्श था। एक-एक कॉन्सेप्ट को माइंड में डाल लीजिए, प्रश्न यहीं से पूछे जाएँगे। 4 ऑप्शन, 5 ऑप्शन, जितना भी ऑप्शन भर दें, आंसर तो आपका बिल्कुल सही आंसर पे ही जाएगा। अगर आपको यदि याद है तो आप मेरा वीडियो को रिवाइज़ करिए 2 बार 3 बार, ऑडियो है, अरे सुन लीजिए कान में लगा के 2 बार 3 बार, फट-फट याद होगा, फट-फट पूरा कॉन्सेप्ट के साथ। और ये दोनों युद्ध किसने लड़ा? मुअज्जम ने लड़ा। किस लिए लड़ा? तो अपने दोनों भाई को हराने के लिए लड़ा था, ताकि उत्तराधिकार इसको मिल जाए। और युद्ध करके ये उत्तराधिकार तो प्राप्त कर लिया। और इस उत्तराधिकार के युद्ध में मुअज्जम सफल होता है और बहादुर शाह जो रहते हैं, बहादुर शाह के नाम से ये क्या होता है? प्रसिद्ध होता है। और इसने एक उपाधि भी ग्रहण करा था जब ये युद्ध लड़ रहा था, या इनको उपाधि किन्हीं के द्वारा दिया गया था, और वो उपाधि का नाम था साहे-बे-खबर। साहे-बे-खबर की खफी खान के द्वारा ये उपाधि दिया गया था, साहे-बे-खबर, है ना? एक्चुअली बात क्या था कि देखिए, मुअज्जम इतना जान लगा के दोनों भाई को हराया, है ना? ये बहादुर शाह के नाम से प्रचलित होता है, और ये इतना जान लगा के हराया, और ये 5 ही साल में मर गया, है ना? इसी कारण से इसको उपाधि मिला, साहे-बे-खबर की उपाधि मिला। साहे-बे-खबर किनके द्वारा दिया गया था? तो खफी खान के द्वारा दी गई उपाधि था। कहा जाता है मुगल वंश के पतन में बहुत बड़ा हाथ अगर किसी का है, तो वो सबसे पहला किला झाड़ने वाला औरंगज़ेब है, मुगल को नर्क में डालने वाला औरंगज़ेब का भी था, क्योंकि इसका धार्मिक कट्टरता राजपूत को मुगल से अलग कर दिया। दूसरा, सिख कट्टरता, सिख को मुगल से अलग कर दिया। मराठा कट्टरता, मराठा को अलग कर दिया। मतलब मुगल में जो अलग-अलग धर्म के लोग जुट के मुगल को मजबूत बना रहे थे, मुगल का मकसद इस पूरा रीयूनियन सभी धर्म को मिलके एक रिलायंस बनाया था, जो मुगल मजबूत था, अब वो मुगल टूटने लगा। धार्मिक कट्टरता जो औरंगज़ेब का था, औरंगज़ेब को धूमिल मिट्टी में मिला दिया, खत्म कर दिया औरंगज़ेब के पूरे वंशज को। यही धार्मिक कट्टरता के कारण इससे सिख अलग हो गए, इससे मराठा अलग हो गए, हिंदू इससे राजपूत अलग हो गया। सब लोग इसमें सटने से घिन करने लगे, सब लोग अलग हो गया। इसीलिए अगर इसका जो भी मुगल का वंशज टूटने लगा, तो बस कमर पे हाथ धर के इसका वंशज देखते रहता था, और मुगल को टूटने से कोई नहीं बचाया। और मोहम्मद शाह के समय में लगभग मुगल आधा-आधी से ज़्यादा टूट चुका था। आपको क्या ही बोलें, ज़िंदा था औरंगज़ेब, और वो उत्तर भारत को टूटते-बिखरते भी देखा, लेकिन कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि उसका दिमाग सिर्फ़ मराठा को पछाड़ने में था। औरंगज़ेब के दिमाग में एक ही पागल की तरह कीड़ा काट लिया था कि हमको मराठा को सिर्फ़ बाँस करना है, उसका यही टारगेट था। इसीलिए औरंगज़ेब धार्मिक, धार्मिक, धार्मिक इतना ज़्यादा किया कि औरंगज़ेब अपने पूरे जो इसका वंश आएगा उसको ख़त्म ही करके ख़त्म कर दिया, समझ लीजिए। सबसे बड़ा यही दुश्मन बना है औरंगज़ेब। हमने पूरा हिस्ट्री जो इतना गहराई में जाके पढ़ा है, उसमें हमको सबसे ज़्यादा यही खत्म लगता है, यही औरंगज़ेब जो है धार्मिक कट्टरता इसको बर्बाद करके धर दिया औरंगज़ेब को। ये धार्मिक कट्टरता यदि नहीं करता ना, तो औरंगज़ेब आज इसका शासनकाल आज तक 2023 तक कायम रहता, और अंग्रेज़ी यहाँ नहीं आते, याद रखिएगा। हालाँकि जो होता है अच्छे के लिए होता है। आज कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, आज हम लोग आराम से किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते हैं, किसी भी जात से बिलॉन्ग करते हैं, कोई भी लड़की हो, लड़का हो, जॉब मिल रहा है। राजा-बाजा का टाइम रहता तो हम लोग फिर ऐसे ही सैनिक-वैनिक बन के रह जाते, कुछ नहीं बनते। पद मिलता कि नहीं मिलता, क्या होता, नहीं होता, कोई ठिकाना था। लेकिन आप देखिए कितना अपना कंट्री मतलब विकसित भी हुआ है, और हमारा कंट्री में ट्रेन, प्लेन सब आ गया है। नहीं तो हमारा कंट्री यही राजा-रानी का खेल देखते रहता। तो भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। ये औरंगज़ेब अगर मान लीजिए किसी कारणवश अगर इसका साम्राज्य टूटने भी लगा है, तो हम लोगों के लिए, हम भारतीयों के लिए अच्छा ही हुआ। आखिर टूटा तब तो मुगल आया थी, मुगल नहीं अंग्रेज़ आया, और अंग्रेज़ ने कितना कुछ दे के चला गया भारत में, विकसित, जिसके कारण से आज हमारा भारत एक डेवलपमेंट के कगार पे पहुँचे, डेवलपमेंट कंट्री के में गिनती जा डेवलपिंग कंट्री में गिनती हो रहा है आखिर भारत का। लेकिन आखिर है तो भारत के पास बहुत सारा संसाधन, जिससे भारत आगे बढ़ते ही जा रहा है दिन प्रतिदिन। पीछे कहाँ जा रहा है? आगे ही जा रहा है ना भाई। आज कॉन्स्टिट्यूशन है भारत में, सब कुछ है। ये राजा-रानी का खेल चलते रहता तो आज भारत बहुत पीछे रहता, बहुत ज़्यादा पीछे रहता भारत, लिख लीजिए।
ये राजा का बेटा राजा, रानी का बेटा रानी, यही ये सब अच्छा चीज़ नहीं है। अभी हम लोग बहुत फ्री से जी रहे हैं, सब कुछ पढ़ाएँगे, पॉलिटिकल साइंस के वीडियो पे आइएगा, सब कुछ तोड़-तोड़ के बताएँगे, तब आपको समझ में आएगा कि कितना बढ़िया हम लोग दूसरे कंट्री के तुलना में जी रहे हैं और हमारा संविधान कितना ज़्यादा लचीला है, फ्लेक्सिबल है, कि किसी को गोली मार देने के बावजूद भी हम लोगों का बेल हो जाता है। औरंगज़ेब के टाइम ऐसे नहीं था। बहुत भाई जेल क्या, आपको तो ऐसा ज़मीन में गाड़ता ना, वो लोग तानाशाह की तरह भी शासन करता था। राजा था ना, राजा के मुँह से बोला हुआ शब्द ही सज़ा था। कोई नियम कानून कुछ नहीं, राजा के मन में आपके लिए दया आया तो दया हो गया, और आपके लिए अगर राजा आपको बर्बाद करना चाह रहा है तो बर्बाद ही कर देता। तो राजा के टाइम में यही सब होता था। अभी वाला समय थोड़ा-सा बदल चुका है। अब संविधान में जो सेक्शन लिखा हुआ है, जो भी कानून बना हुआ है, जो भी धारा है, उसी के तहत आपको फैसला सुनाया जाता है। और फैसला सुनाने के लिए कोर्ट बना हुआ है, हाई कोर्ट, लोकल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सब तरह का कोर्ट है। आपको भाई-भाई में लड़ाई है तो आप ज़मीन के लिए लड़ सकते हैं, कोर्ट कचहरी जाके अपना जज के द्वारा सॉल्व करवा सकते हैं मैटर। आज आपको आरक्षण दिया गया है, आपके लिए ही फ्रीडम है, आईएएस बन सकते हो, आप चाहो तो हीरो बन सकते हो, आप चाहो तो आईआईटी निकाल सकते हो, आप चाहो तो यूट्यूबर बन सकते हो, कुछ भी बन सकते हो, आपको पूरा फ्री कर दिया गया है भारत में। सरकार की तरफ से कोई रोक-टोक नहीं, ना कोई जाति को देख रहा है सरकार, ना कोई मज़हब, ना कोई धर्म, ना कोई लड़का, ना लड़की, ना जेंडर, कुछ नहीं। सबको आकाश में उड़ सकता है, बस रास्ता क्या है, पढ़ लो भाई, या अपने अंदर स्किल बना लो भाई। किसी भी प्रकार से वो आकाश में उड़ सकता है और हम लोगों पर कोई शासन, कोई राजा-रानी का नहीं चल रहा है। बस एक कायदे में रहना है, एक सही रूप से अपना जीवन को जीना है। अपने उड़ने से हमको भारत में कोई नहीं रोकेगा। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले मुगल था तो मुगल के बहुत ये कट्टरता था, धार्मिक कट्टरता। हिंदू है तो इसको इज़्ज़त नहीं मिलेगा, मुस्लिम है चलो इज़्ज़त मिलेगा। अब ऐसा नहीं है। अब संविधान है, अलग बात है कि आज के डेट में नेता लोग बनते जा रहे हैं, धर्म के नाम पर वोट पा रहे हैं, तो वो अलग बात है। चलिए, वो धर्म को एक उपयोग करके वोट पा रहे हैं, लेकिन है तो कॉन्स्टिट्यूशन ना। लालू यादव भी जेल का हवा खा के आया है, ये बात याद रखिएगा। जबकि बहुत पावरफुल, वो इंडिया का बहुत पावरफुल पॉलिटिशियन है लालू यादव, फिर भी जेल का हवा उसको लग चुका है। तो समझिए कि नरेंद्र मोदी भी कुछ गलती करेगा, वो भी जेल का हवा लग जाएगा उसको, कोई नहीं बचा इस संविधान से। तो खैर वो सब बात हटाइए, वो सब हम आपको जब पॉलिटिकल साइंस पे आएँगे तो आपको अच्छे से तोड़-तोड़ के पढ़ाएँगे। अभी हम फिर से आते हैं यहीं पे। तो याद, आप तो मेरे सामने हो नहीं, नहीं तो याद दिलाते कि सर टॉपिक क्या चल रहा था। तो चलिए हम ही आपको याद दिलाते हैं कि टॉपिक चल क्या रहा था। अभी जो चल रहा था वो बहादुर शाह के बारे में बता रहे थे, और ये बता रहे थे कि लगभग, मतलब ये औरंगज़ेब जो है वो उसी के टाइम से हमारा भारत क्या होने लगा, कम, मतलब औरंगज़ेब के ही समय से ये मुगल टूटने लगा, नर्क में जाने लगा। बट उसको बदलते हुए, मतलब औरंगज़ेब के समय के बाद जो उत्तराधिकार आता है बहादुर शाह, बहादुर शाह को उसको मतलब थोड़ा ठीक करने का मौका मिला। और ये जो औरंगज़ेब था, वो उसका बेटा कौन था? बहादुर शाह। ये बहादुर शाह तो नाम पड़ गया था, एक्चुअली इसका एक्चुअली नाम मुअज़्ज़म था। यही बहादुर शाह सेकंड के नाम से प्रसिद्ध होकर के राजा बनता है। इसको मौका मिला था, चलो भाई तुम लड़ झगड़ के कुछ ठीक करो, अपना साम्राज्य का सीमा क्षेत्र को बढ़ाओ। लेकिन ये मुअज़्ज़म देखिए, ये बहादुर शाह देखिए क्या करता है। भाई ये भी अपने पिता के तरह ना वो वही नीति अपनाने लगा, धार्मिक नीति। बोला ये एकदम मुस्लिम को सपोर्ट करेंगे, कुछ नहीं, कुछ किसी का सुनेंगे नहीं। यही बहादुर शाह का नीति रहा लगभग 5 साल का। और बहादुर शाह को सिख गुरु गोविंद के साथ संधि हो गई थी। जो सिख गुरु गोविंद थे ना, वो बोले ठीक है, गोविंद को बहुत दुश्मनी था औरंगज़ेब से, गोविंद तो उड़ा देता औरंगज़ेब को बम से। लेकिन बहादुर शाह जब राजा बनता है औरंगज़ेब के बाद, उसका पुत्र जो मुअज़्ज़म है, जो बहादुर शाह बना है, मतलब मुअज़्ज़म का ही नाम बहादुर शाह पड़ा है। बहादुर शाह के नाम से वो अपना राज्याभिषेक सँभाला है। ये बहादुर शाह ने संधि कर लिया किससे? गुरु गोविंद सिंह से। बोला ठीक है, अब हम लोग से आप मिल के रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। सो आपको तो मेरे पिता औरंगज़ेब से दुश्मनी था, अब तो इस दुनिया में है भी नहीं, तो अब क्या इतना हम लोग से सब दिन रिलेशन ख़राब करके रखे हैं। चलिए हम लोग साथ रहते हैं, बिज़नेस करते हैं, व्यापार करेंगे, आगे बढ़ेंगे। सब दिन मुँहे कान फुला के रहिएगा तो कैसे होगा भैया, ये बताइए आप। यही बात उसको बहादुर शाह बोला, और सभी धर्म को लेकर ये थोड़ा-सा व्यवहार को ठीक करना चाहा। शुरू-शुरू में तो इसका भी दिमाग गरमाया था बहादुर शाह का कि नहीं, हम धार्मिक नीति को थोड़ा फ़ॉलो करेंगे। लेकिन फिर इसको लगा कि नहीं, मेरे पिताश्री ने धार्मिक कट्टरता को धड़ के
हमारा मुगल को नर्क में फेंकने का काम कर रहा था, तो हम इसको थोड़ा-सा ठीक कर लेते हैं। तो ये अपने आप को थोड़ा-सा सुधारा, तो इसका व्यवहार में थोड़ा-सा ठीक होता है। लेकिन कुछ ही दिन के बाद किसी के द्वारा गुरु गोविंद सिंह की क्या करा देती है, जो गुरु गोविंद सिंह है, गुरु गोविंद सिंह की हत्या करा देती है किसी के द्वारा। ठीक, फिर सिख गुरु जो थे गुरु गोविंद, अब तो सिख के कोई गुरु ही नहीं बचे, गुरु गोविंद भी खत्म। तो जो सिख का हेड बन के आता है, मतलब गुरु गोविंद के जगह पर कोई आएगा तो नया भाई, गुरु गोविंद आखिर पूरा सिख समुदाय को चला रहा था, वही मेन गुरु था, तो उसके जगह पर किसी न किसी को तो आना ही था। तो एक व्यक्ति निकल के आता है जिसका नाम रहता है बंदा बहादुर। और फिर बंदा बहादुर का खैर बहुत बढ़िया इतिहास है। बंदा बहादुर के बारे में आपको टोटल डिटेल में पढ़ाएंगे। एक वीडियो हमको लगता है बंदा बहादुर पे ही लाना पड़ेगा पूरा डिटेल में, उत्तर मुगल काल का ये जो सीरीज चल रहा है, क्योंकि मुगल का रिलेशन ये बंदा बहादुर से खराब हो गया है ना। ये जो बंदा बहादुर था उसका अच्छा रिलेशन, हेलो, देखिए बताते हैं, ये बंदा बहादुर पे हम सेपरेट वीडियो लाते हैं, क्योंकि बंदा बहादुर ना थोड़ा सा, मतलब ये कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट लाएगा। हम इसको जोड़ देंगे तो थोड़ा आप कंफ्यूज कर जाइएगा। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं। गुरु गोविंद के बारे में आप समझ ही गए, गुरु गोविंद सिंह का क्या करा दिया गया, हत्या करा दिया गया। इसका लेकिन व्यवहार ठीक नहीं था, मतलब जैसा औरंगजेब था उसका बेटा भी उसने बन गया था धार्मिक कट्टरता का। मतलब बहादुर शाह का भी थोड़ा सा धर्म को लेकर अच्छा व्यवहार शुरू शुरू में था ही नहीं, लेकिन ये गुरु गोविंद से संधि तो कर लेता है, मतलब संधि कर लिया। और बाद में ये जब इसको सिखाया पढ़ाया गया बहादुर शाह को, तो ये अपना व्यवहार को ठीक किया, अलग अलग धर्म के साथ व्यवहार को ठीक किया। शुरू शुरू में तो इसका भी यही धार्मिक कट्टरता वाला नीति था, लेकिन अपने आप को बाद में सुधार लिया, इसका व्यवहार ठीक हो गया। बट कुछ ही दिन के बाद किसी के द्वारा गुरु गोविंद की हत्या की गई, और फिर से जाकर के मुगल के साथ इसका संबंध कहीं ना कहीं फिर से बिगड़ते हुए दिखा। फिर सिख गुरु के रूप में, हेड के रूप में गुरु गोविंद सिंह के जगह पे बंदा बहादुर आते हैं, और फिर बंदा बहादुर आके क्या करते हैं, नहीं करते हैं, मुगल कहाँ जाता है, नहीं जाता है, फिर मुगल का क्या होता है, नए राजा कौन आते हैं, सब कुछ डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, सब कुछ डिटेल में पढ़ेंगे। हालांकि चलिए, आज वीडियो 45-46 मिनट का ही गया। आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है, आपको मेरे सीरीज के साथ, उत्तर मुगल के साथ जुड़ के कैसा लगा, चीज़ें आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं, आपको धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।